विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह, ऐतिहासिक अध्ययन और इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डुगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इसको आज सुल्तान गयासुद्दीन बलबन से प्रारंभ करूँगा। विद्यार्थी, चूँकि ये मेरी क्लास राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के एमए उत्तरार्ध इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है, और विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे आपके पेपर 6 जो 1206 से लेकर 1526 तक की अवधि का है, और इस दौरान के एक महत्वपूर्ण सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, गयासुद्दीन बलबन अपने आप में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में और ममलूक सुल्तानों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने निरंकुशता की उस नीति को एक नवीन आयाम प्रदान किया दिल्ली सल्तनत के परिप्रेक्ष्य में, जिसके बारे में रजिया ने विचार करना चालू किया, जिसके बारे में रजिया ने थोड़ी रूपरेखा बनानी प्रारंभ की। लेकिन बलबन पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने तुर्की राजत्व सिद्धांत को एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रदान की। राजत्व सिद्धांत का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ भी है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं किंगशिप थ्योरी। दैट मीन्स राजपद के बारे में, क्राउन के बारे में क्या विचार होने चाहिए, राजा क्या चीज़ होती है, और जनता और राजा के बीच में, और जनता और सुल्तान, सुल्तान और उसकी प्रजा, सुल्तान और उसके सरदारों के बीच के आपसी संबंध किस प्रकार से तय होने चाहिए। इन तमाम बातों को यदि कोई चीज़ तय करती है तो हम उसको राजत्व की परिभाषा में लेते हैं, हम उसको सुल्तान का राजत्व सिद्धांत कहते हैं। विद्यार्थियों, बलबन ने एक कठोर राजत्व सिद्धांत अपनाया। बलबन का ये कहना था कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता। सुल्तान वही व्यक्ति बन सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, वह खुद को खुदा का प्रतिनिधि, खुदा का नायब कहता था, नियाबत खुदाई। और वो कहता था कि सुल्तान को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। विद्यार्थियों, बलबन का पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि उसने अपने सरदारों के मन में, अपनी जनता के मन में सुल्तान के प्रति एक सम्मान और उससे भी ज़्यादा भय की भावना पैदा की। सुल्तान के सरदार और सुल्तान की जनता उससे खौफ खाती थी। उस चीज़ को बलबन ने काफ़ी गहराई से तय करने का निश्चय किया। बलबन कभी भी सामान्य व्यक्ति से नहीं मिलता था, क्योंकि विद्यार्थियों, बलबन का यह मानना था कि यदि हर कोई व्यक्ति सुल्तान से मिलने लगेगा या सुल्तान जनता से मिलने लगेगा तो सुल्तानी पद की गरिमा खत्म हो जाएगी और हर कोई व्यक्ति सुल्तान बनने की इच्छा प्रकट करने लगेगा। हमें बलबन के समय का उदाहरण मिलता है कि दिल्ली का सबसे पावरफुल, पैसे की दृष्टि से काफ़ी धनी व्यक्तियों की श्रेणी में शुमार किए जाने वाला अमीर व्यापारी फ़ख्र बाहुनी सुल्तान बलबन से कुछ पल के लिए मिलना चाहता था, लेकिन बलबन ने मिलने से मना कर दिया, क्योंकि बलबन का यह मानना था कि सुल्तान हर ऐरे गहरे से मिलने लगेगा तो सुल्तानी पद की गरिमा खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों, सुल्तान के प्रति भय और सम्मान ये पैदा करना बलबन के लिए अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि 1266 में बलबन ने जिस दौर में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानी पद को ग्रहण किया, उस समय सुल्तान का पद जनता के बीच में गरिमा का नहीं बल्कि उपहास का और हास्य का विषय वस्तु बन चुका था। क्योंकि बलबन से पहले हम देखते हैं कि एक के बाद एक करके 5 सुल्तानों को बलि की बकरे की भांति कत्ल किया गया और कैद किया गया, तो इससे सुल्तानी पद जनता के मन में किसी भी प्रकार के भय और गरिमा का पद नहीं रह गया। तो बलबन के सामने उन विषम परिस्थितियों में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किस प्रकार से सुल्तानी पद की गरिमा को कायम किया जाए, और इसके लिए लाजमी था
कि बलबन एक कठोर नीति का अनुकरण करे, एक ऐसी नीति जो उस दौर की परिस्थितियों की मांग थी, उस दौर की परिस्थितियों की दरकार थी। यदि बलबन ऐसा नहीं करता तो इसमें कोई भी संदेह नहीं था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि अपने से पहले के पूर्ववर्ती सुल्तानों की भांति वो भी कत्ल कर दिया जाता, अंधा कर दिया जाता या रास्ते से हटा दिया जाता। और दूसरी बात यह थी कि बलबन की उम्र, मैंने आपको कहा कि बलबन लगभग 65 वर्ष से ऊपर का हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में बलबन के लिए चुनौती और भी ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि तुर्कान चहलगानी के कुछ महत्वाकांक्षी सदस्य उसके रास्ते की रुकावट बन सकते थे। इसलिए बलबन ने अपने सरदारों के मन में भय पैदा किया और उनके मन में यह बात पैदा की कि उनका वजूद तब तक ही है जब तक कि सुल्तान चाहता है, और जिस दिन सुल्तान नहीं चाहेगा उस दिन उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये देख रहे हैं कि सल्तनत के लिए चुनौतियां हैं, तो बलबन के लिए इस प्रकार की कठोर राजत्व नीति को अपनाना उस दौर के परिस्थितियों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से बलबन ने एक कठोर राजत्व नीति को अपनाया। बलबन ने अपने आप को व्यक्ति बलबन के स्थान पर सुल्तान बलबन के ढांचे में डाल दिया। उसने अपने सरदारों को यह कहा कि सुल्तान सुल्तान है, सुल्तान व्यक्ति नहीं है। जब दरबार में बलबन को उसके सबसे बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु का समाचार सुनाया गया, बलबन का सबसे बड़ा बेटा शहजादा मोहम्मद, जिससे बलबन चाहता था, दिल की गहराई से चाहता था, जो बलबन का एक प्रकार से उत्तराधिकारी था और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। बलबन ने शांत चित्त होकर इस खबर को उसी प्रकार से सामान्य भाव से सुना जैसे कि अन्य खबरों को सुना करते थे। बलबन एक सामान्य व्यक्ति की तरह दरबार में रोया नहीं, उसने अपने आंसू लोगों को दिखाए नहीं, क्योंकि बलबन का यह मानना था कि यदि सुल्तान एक सामान्य व्यक्ति की तरह रोने लगेगा तो फिर जनता में सुल्तान का कोई भय नहीं रहेगा। तो विद्यार्थियों, इतिहास गवाह है, इतिहासकारों के विवरण इस बात के गवाह है कि सुल्तान बलबन ने इस सदमे को एक सुल्तान की तरह लिया और कभी भी अपने दुख को, अपने इस बेटे की मौत के गम को लोगों के सामने प्रकट नहीं किया। हालांकि इस बात में कोई भी संदेह नहीं था कि अपने महल के अंधेरे कोनों में सुल्तान, बूढ़ा सुल्तान, एक बूढ़ा आदमी अपने इस बेटे के लिए फूट फूट कर रोया करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस कमजोरी को अपने लोगों के ऊपर जाहिर नहीं होने दिया। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार को फारसी तरीके से सजाया। फारसी राजाओं की भव्यता से प्रभावित होकर उसने फारसी तरीके से अपने दरबार को सजाया और खुद प्रभावी तरीके से रहना प्रारंभ किया। उसके दरबार में उसके सिवा किसी को बैठने की इजाज़त नहीं थी, सभी को खड़े रहकर उसकी बात सुननी पड़ती थी। उसकी मर्जी के बगैर न तो बोलने की इजाज़त थी और न मुस्कुराने की इजाज़त थी। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं, एक 16वीं सदी का एक लेखक है विद्यार्थियों, फिजोन अस्त्रावादी लिखता है कि बलबन जब अपने दरबार में प्रवेश करता था तो उसके दाएं बाएं ऊपर 2 अंगरक्षक ऊपर से नंगे बदन हाथ में चमचमाती तलवारें लेकर चला करते थे और अल्लाह अकबर कहते चला करते थे। बलबन के सिर के ऊपर एक मुकुट और एक लंबी दाढ़ी, तो ऐसा कहा जाता है कि मुकुट से लेकर उसकी दाढ़ी तक का हिस्सा लगभग 2 से लेकर 3 गज के बीच में लंबा हो जाता था। तो बलबन जब अपने भयानक बॉडीगार्ड्स के साथ, अंगरक्षक के साथ दरबार में आता तो चारों तरफ भय पैदा हो जाता। तो बलबन ने सुल्तानी पद की गरिमा को पुनः कायम किया और बलबन के लिए जरूरी था। केवल बलबन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था,
बलबन ने अपने दौर में होने वाले हर विद्रोह को बड़ी कठोरता के साथ कुचला, बड़ी क्रूरता के साथ कुचला। उसके सुल्तान बनने के कुछ समय बाद उसके सरदार तुगरिल खान ने बंगाल में बगावत कर दी। तुगरिल की बगावत बलबन के लिए एक चैलेंज था, बलबन के लिए एक चुनौती थी, और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि यदि तुगरिल की बगावत को नहीं कुचला गया तो फिर बगावतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए 3-4 बार कोशिश करने के बाद उसने तुगरिल की बगावत को कुचला और बागियों को बंगाल की राजधानी लखनौती के मुख्य बाजार से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तक लंबे लंबे तख्ते बनाकर उनके ऊपर उनको लटका दिया गया और उनके हाथ पांव में कीलें लगाई गई जिंदा में। लखनौती की जनता को, बच्चों को, स्त्री को ये दृश्य दिखाया गया और उसने अपने बेटे शहजादा बुगरा खान, जो उसका छोटा बेटा था, उसको बंगाल का सूबेदार बनाया। लेकिन उसको यह कहा कि तुम हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि तुम बंगाल में एक पिता के पुत्र की हैसियत से नहीं बल्कि सुल्तान बलबन के सूबेदार की हैसियत से हुकूमत कर रहे हो, और यदि तुमने भी बगावत करने की कोशिश की तो फिर तुम में और तुगरिल खान में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि बुगरा खान अपने पिता की से इतना भयभीत रहा कि बलबन के बीमार पड़ने पर उसके बार बार बुलाए जाने के बावजूद वह नहीं गया, और यही कारण था कि बाद में सत्ता बलबन को अपने पोते को देनी पड़ी। तो उन चीज़ों के बारे में आगे और भी आपसे विस्तार से बात करूंगा। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे कुछ बात करने की कोशिश की बलबन ने बंगाल की बगावत को कैसे कुचला। अब आगे मैं इस प्रकार से बात करूँगा कि किस प्रकार से उसने अवध के सूबेदार हैबात खान और बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़े लगवाए, क्योंकि इन्होंने अपने नौकरों के साथ बदसलूकी की थी। विद्यार्थियों, नौकरों के साथ बदसलूकी करना गलत था, लेकिन सामने जनता के सामने कोड़े लगाकर बलबन इन लोगों के सम्मान को कुचलना चाहता था और उनको यह बताना चाहता था कि बलबन के सामने वे कुछ भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे कुछ बेसिक बुनियादी बातें की सुल्तान बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में आपसे अगली कक्षा में फिर बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।